गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में ये चैप्टर होगा ज्योग्राफी का। ठीक है, चैप्टर 9 होना चाहिए और देख लेना। तो हमने उतना हमको नहीं पता है, शायद 9 ही होना चाहिए, जो भी हो। तो ह्यूमन रिसोर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिसोर्स क्या है ये चीज़ हमको समझना होगा। तो रिसोर्स जो है कोई भी एनीथिंग विच कैन फुलफिल ह्यूमन नीड। यहाँ पर तो मैंने नहीं लिखा हो रिसोर्स क्या है, किंतु आप इतना याद रखो, एनीथिंग विच कैन फुलफिल ह्यूमन नीड। दुनिया में जितना भी वस्तु है, अगर वो ह्यूमन का एक छोटा सा भी नीड को फुलफिल करता है तब वो रिसोर्स है। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल, हाँ, प्लांट जो है हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों को मेडिसिन, फूड, डिफरेंट और भी प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को। तो इसीलिए प्लांट हमारा बहुत सारा नीड को फुलफिल कर रहा है, तो प्लांट रिसोर्स है। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा नीड को फुलफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एक छोटा सा ही नीड को क्यों ना फुलफिल करे, तब भी वो रिसोर्स है। ठीक है। तो यहाँ पर अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपका पास जो थिंकिंग पावर है, इंटेलिजेंस जो है, ब्रेन जो है, वही तो ह्यूमन रिसोर्स है। क्योंकि इसी ब्रेन का यूज़ करके लोग बहुत सारे इम्पॉसिबिलिटी को भी पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। है कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते होंगे ना आप लोग भी। चलो, अब यहाँ पर देखो, ह्यूमन रिसोर्स है ये ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स ग्रेटेस्ट रिसोर्स है, दैट मीन्स बहुत सारा रिसोर्स है दुनिया में। तो उनमें से भी अगर सबसे बड़ा रिसोर्स जो होगा, ग्रेटेस्ट रिसोर्स जो होगा, वो ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन का थिंकिंग पावर है, ह्यूमन का इंटेलिजेंस जो है। क्योंकि ह्यूमन जो है रिसोर्स का डेवलप भी कराते हैं, रिसोर्स का यूज़ भी कराते हैं, बहुत सारे इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी चीज़ों को वर्थलेस ऑब्जेक्ट होगा उसको भी ह्यूमन बीइंग जो है यूज़ में लाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सनलाइट जो है, सनलाइट जिस समय हम लोगों का पास वैसा ब्रेन नहीं था, तो हमारा पास इंटेलिजेंस नहीं था, तो सनलाइट ठीक है, सनलाइट आ रहा है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके ज़रिए हमको फूड मिल रहा है, ये तक सीमित रहा था। और प्रेजेंट डे में देखेंगे फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी यूज़ करके डायरेक्ट सनलाइट को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद घर में टेलीविज़न चलाना है चलाओ, फैन चलाना है चलाओ, बहुत सारा काम करना है करो। तो ह्यूमन रिसोर्स ग्रेटेस्ट रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन जैसा कमीना तो इस दुनिया में है ही नहीं। ह्यूमन तो बहुत बड़ा कमीना है रे बाबू। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है ये सबसे बड़ा रिसोर्स है। ओके। अब यहाँ पर देखो, स्किलफुल पीपल जो होगा, अब प्रेजेंट डे में ब्रेन तो सबका पास रहता है, आपका पास भी है, मेरा पास भी है। किसी का पास होगा कि ज़्यादा ब्रेन होगा, किसी का पास कम ब्रेन होगा, दैट मीन्स थिंकिंग पावर, इंटेलिजेंस किसी का पास ज़्यादा होगा, किसी का पास कम होगा, किंतु ब्रेन तो सबका पास है ना? या किसी का पास नहीं है? नहीं है तो बता देना। ओके। हाँ, अब यहाँ पर देखो, ह्यूमन रिसोर्स में जनरली प्रेजेंट डे के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो, प्रेजेंट डे के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हाँ, आपका बॉडी भी, आप अपने आप में भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, आपका थिंकिंग पावर भी रिसोर्स है। किंतु प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर जिसका पास सिर्फ बॉडी ही है, उनका पास जो है कि आपका थिंकिंग पावर ही नहीं है। अगर दिमाग में गोबर भरा होगा, कहते हैं कि नहीं कुछ लोग दिमाग में गोबर भरा है क्या, तो ऐसा होगा तो फिर प्रेजेंट डे के कंटेक्स्ट में उसको हम लोग जनरल रिसोर्स कम ही मानेंगे। क्योंकि प्रेजेंट डे में जो है फिजिकल पावर नहीं, आपका स्किल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इंटेलिजेंस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। ओके। तो प्रेजेंट डे में हम लोगों को खली जैसा लड़ाकू का ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को तेज दिमाग वाले लोगों का ज़रूरत है। ठीक है। खली को भी चाहे तो उड़ा दे एक बार में, है ना? तो चलो, यहाँ पर स्किलफुल पीपल हो गया, ट्रेंड पीपल हुआ, क्रिएटिव पीपल होते, ये सभी एसेट है किसी भी कंट्री का। दैट मीन्स स्किल्ड पीपल जो होगा, जिसका पास स्किल होगा, ट्रेंड पीपल होगा, या तो क्रिएटिव पीपल होंगे, यही लोग एसेट है। बाकी तो धरती का बोझ है, बाकी तो धरती का बोझ है। जिसका पास स्किल नहीं है,
जो लोग ट्रेंड नहीं है, जो लोग क्रिएटिव नहीं है, वो तो धरती का बोझ है। तो धरती का बोझ बनना है आपको या तो एसेट बनना है कंट्री के लिए, तो आप सोचिए। नहीं तो लोग कहेगा धरती का बोझ है, क्यों उठा के लेके नहीं जाता है भगवान इसको। तो ठीक है, चलो आप नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस टुगेदर। नेचुरल रिसोर्स एक तरफ है, ह्यूमन रिसोर्स दूसरे तरफ है। हाँ, नेचुरल रिसोर्स का भी यूज़ तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स का जब तक अप्लाई नहीं होता है, ह्यूमन ब्रेन जब तक अपना इंटेलिजेंस वहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं, तो कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है जब तक वहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का अप्लाई नहीं करेंगे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस अप्लाई करना होगा नेचुरल रिसोर्स में। और सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस ही होने से नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्स तो चाहिए, नेचुरल रिसोर्स तो चाहिए। नहीं तो हम बिना नेचुरल रिसोर्स का हम थोड़ी ना हवा में हम खाक न पैदा करेंगे। प्रोडक्शन के लिए तो हमको नेचुरल रिसोर्स तो चाहिए। तो नेचुरल रिसोर्स तो हमको चाहिए, वहाँ पर हम अपना ह्यूमन रिसोर्स का अप्लाई करेंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस का अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से देश तरक्की करेगा, डेवलपमेंट करेगा, प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, तो दोनों ही चाहिए, नेचुरल रिसोर्स भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स ही होने से भी नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्स तो चाहिए। हवा में थोड़ी ना हम खाद पैदा करेंगे, है कि नहीं। तो ओके, तो अब यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट पर देखेंगे हम लोग। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन जो है नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉपुलेशन कहीं का भी हो, इवन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी नहीं होता है। चाहे इंडिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे यूएस हो, कहीं पर भी हो, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कहीं पर भी इवन नहीं होता है। दैट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कहने का मतलब कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, कहीं पॉपुलेशन कम होगा, ये तो होना ही है। कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा होना है, कहीं पॉपुलेशन कम होना है। ठीक है ना। इंडिया जैसे कंट्री में तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और रशिया में देखेंगे बहुत कम है। ऐसा बहुत सारा कंट्री जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। रशिया इंडिया से कितना टाइम बड़ा है, तो उसका पॉपुलेशन देखिए 17-18 करोड़ का आसपास है। इंडिया का पॉपुलेशन देखिए 121 करोड़ का आसपास है, क्योंकि इंडियंस तो महान है ना, पॉपुलेशन क्रिएशन में इंडियंस तो महान है ना, तो इसीलिए पॉपुलेशन तो इंडिया का है ही। ठीक है, बांग्लादेश भी है उसी का साथ साथ, बांग्लादेश में और ज़्यादा है डेंसिटी। ठीक है, ओके। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दैट मीन्स कहीं पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी हाई है, कहीं पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी लो है। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिपेंड करता है, अगर कहीं पॉपुलेशन हाई है डेंसिटी, कहीं पॉपुलेशन का डेंसिटी लो है, तो ये डिपेंड करता है जनरली फिजिकल फैक्टर पर भी, और दूसरा है नॉन फिजिकल फैक्टर। तो आज तो हम लोग फिजिकल फैक्टर पर डिस्कस करेंगे। ये फिजिकल फैक्टर कौन सा पला है, कौन सा पक्षी का नाम है, चलो इसका बारे में देखते हैं, ये फिजिकल फैक्टर क्या होता है। ठीक है, आ गया रे, आ गया फिजिकल फैक्टर आ गया। ठीक है, आ गया रे, आ गया रे, आ गया। ठीक है, लाल टोपी आ गया। चलो फिजिकल फैक्टर में दिखेंगे रिलीफ एंड टोपोग्राफी। फर्स्ट में आता है रिलीफ एंड टोपोग्राफी। दैट मीन्स कहने का मतलब किसी भी एरिया का बनावट कैसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पॉपुलेशन क्या रहेगा। जैसे कि प्लेन एरिया का बात करेंगे, किसी भी एरिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन एरिया होगा तो प्लेन एरिया मोस्ट एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रहता है, क्योंकि प्लेन एरिया रिवर का डिपोजिशनल वर्क के कारण बनता है। रिवर बहुत मेहनत करते हैं ना, हिमालयन एरिया से बहुत जगह से वो मिट्टी को लेके आएंगे, टॉप लेयर सोयल को लेके आएंगे, रिवर मेहनत करते यहाँ पर उस सोयल को डिपोजिट कर देते हैं प्लेन एरिया में। तो प्लेन एरिया तो फर्टाइल होता ही है, तो फर्टाइल होगा तो खेती तो वहीं पर होगा, तो खेती होगा तो डेफिनेटली लोग वहाँ पर रहने के लिए चाहेगा। ठीक है, नंबर वन तो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रहता है प्लेन एरिया। दूसरा प्लेन है, प्लेन है रे भाई, अब वहाँ तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, चाहे रोडवेज हो चाहे रेलवेज हो, ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट करना, रेलवे लाइंस वगैरह सेटअप करना बहुत ईजी हो जाता है प्लेन एरिया में। और इसीलिए प्लेन एरिया है में ज़्यादा पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा रहता है। और वर्ल्ड का भी अगर देखेंगे 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड का जो है प्लेन एरिया में ही है। तो क्यों? प्लेन एरिया में दो चीज़ें है ना, नंबर वन तो सोयल जो है फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है। और इसी तरह से नंबर टू जो है प्लेन एरिया का जो लेवल लैंड है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ही सुइटेबल है। ठीक है। और साथ साथ कोई भी फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करने के लिए भी बहुत ईजी है। नहीं तो अगर आप क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट का टॉप में जा कर के अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे माउंट एवरेस्ट का टॉप में, तो करके दिखाओ माउंट एवरेस्ट का टॉप में इंडस्ट्री सेटअप करके दिखाओ, वहाँ कहाँ से गाड़ी लेके जाओगे। इसी तरह से जो पहाड़ एरिया जो होगा, माउंटेनियस एरिया होगा, प्लेट्यू एरिया होगा, तो वहाँ पर नंबर वन तो जनरली एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव नहीं रहता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम रह जाता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत प्रॉब्लम रह जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर वहाँ प्रॉब्लम रहता है, तो वहाँ पर अगर हम इंडस्ट्री भी सेटअप करेंगे तो किस काम का इंडस्ट्री वहाँ? जब हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छा नहीं है, ना तो ट्रेन सही ढंग से चल पाता है। ठीक है, जैसे भी आप नॉर्थ ईस्ट का बात करो ना, बहुत सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जहाँ पर वो ट्रेन कहाँ जाता है, तो ट्रेन चल ही नहीं पाएगा ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका जो लैंड स्ट्रक्चर जो इस तरह का है कि छोटा बसेस वगैरह तो चल जाता है, ट्रक वगैरह चल जाता है, किंतु ट्रेन तो कैसे चलेगी वहाँ? पॉसिबल ही नहीं है। तो माउंटेन एरिया होगा, प्लेट्यू एरिया होगा, ट्रांसपोर्टेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सुइटेबल नहीं है और एग्रीकल्चरल भी प्रोडक्टिव नहीं है। क्योंकि माउंटेन एरिया का बारे में अगर सोचो तो स्लोपिंग लैंड रहता है, तो ऊपर से जनरली क्या होता है कि वाटर जब फ्लो करता है तो इसमें स्पीड ज़्यादा रहता है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा रहता है। टॉप लेयर सोल तो ज़्यादातर ही इरोजन कर देते, तो इरोजन कर देते तो सोयल का फर्टिलिटी कहाँ रह गया? जो मेन मेटेरियल तो है ही नहीं, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो हिली एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव नहीं है। हाँ, प्लेट्यू एरिया का बात करोगे तो प्लेट्यू एरिया, हाँ बाकी चीज़ में ना हो, किंतु यहाँ पर क्या है कि प्लेट्यू एरिया में मिनरल्स तो रहता है, बहुत सारा मिनरल्स प्लेट्यू एरिया में रहता है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे कहने के लिए प्लेन एरिया जो है ज़्यादातर प्रोडक्टिव रहता ही है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, और प्लेन होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट है, इसीलिए प्लेन में ज़्यादा है। किंतु हम प्लेट्यू को इनकार करके चल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेट्यू में बहुत सारा रिसोर्सेज वगैरह रहता है, मिनरल्स वगैरह रहता है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है कि नहीं, बहुत सारा मिनरल्स यहाँ पर पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब कि जो फिजिकल जो फीचर जो है, ठीक है, किसी भी एरिया का रिलीफ या तो टोपोग्राफी जो है, इस पर भी डिपेंड करता है कहाँ पॉपुलेशन कितना रहेगा। ठीक है। और ऐसे भी आप याद करो ना, इंडिया में भी बिहार में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यूपी में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो बिहार तो नंबर वन है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में इंडिया में। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन कम है इसीलिए ऐसा हो नहीं है, यहाँ का सोयल ही इतना फर्टाइल है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, सोयल ही इतना फर्टाइल है कि लोग क्यों ना रहना चाहेगा। गंगा रिवर जो सोयल लेके आता है यहाँ पर, मिट्टी जो लाता है, ये इतना फर्टाइल सोयल है कि इतना प्रोडक्टिव एरिया है एग्रीकल्चरली। तो यहाँ का पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा होगा कि अरुणाचल का होगा, जहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो यही चीज़ है, नॉर्दर्न इंडिया का यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, ये प्लेन एरिया है और एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव है। ओके। हाँ, अब इसी तरह से क्लाइमेट को देखोगे तो क्लाइमेट जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया का पॉपुलेशन कैसा रहेगा उसका डिटर्मिनेशन में। तो क्लाइमेट जहाँ का मॉडरेट रहेगा, वाह कितना शानदार मौसम होगा, कहीं तो रहने में कितना मज़ा आएगा। मॉडरेट क्लाइमेट जो रहेगा वहाँ तो बात ही अलग है। अब राजस्थान का बात ही अलग है फिर।
सहारा डेजर्ट का बात ही अलग है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का बात ही अलग है। अंटार्कटिका में जाकर के अगर फ्री में वो आपको दे देगा, अंटार्कटिका में कोई ज़मीन तो कौन रहेगा वहाँ पर, सब समय तो बर्फ़ से घिरा हुआ है। ठीक है, राजस्थान का थार डेजर्ट में कौन ज़मीन खरीदना चाहेगा। तो जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, जैसे कि राजस्थान का थार डेजर्ट होगा, सहारा डेजर्ट होंगे, इसी तरह से आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जैसे कि रसिया का बहुत सारा एरिया है, साइबेरिया वगैरह, वो तो बहुत ठंडी एरिया है। तो ऐसा ठंडी एरिया दैट मीन्स ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्मी, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ होगा वह कौन रहेगा। साइबेरिया में रहोगे तो इतना ठंडा है कि सब समय नाक से नेटा ही निकालते रहता है। ठीक है, इतना ठंडी है, जैसे कि ठंडी के टाइम में करते हैं कि नहीं लोग, हाँ, हर कोई सूं सूं करते रहते हैं ठंडी में, तो इतना साइनस प्रॉब्लम हो जाता है। और इसी तरह से राजस्थान वगैरह का बात करो या तो सहारा डेजर्ट का बात करो, सहारा डेजर्ट में इतना गर्मी है कि और मोटा मोटा कपड़ा पहनना पड़ता है। यहाँ तो गर्मी होता है तो कपड़ा खोल देते, फिर भी काम चलता है। अब सहारा में अगर कपड़ा खोल दोगे तो स्किन जल करके तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, तो कपड़ा तो पहनना पड़ता है मोटा। तो ऐसा एक्सट्रीम क्लाइमेट में कौन रहना चाहेगा। जहाँ क्लाइमेट मॉडरेट होगा ऐसे ही एरिया में लोग प्रीफर करते रहने के लिए। तो मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ होगा वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो है नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर भी लोग नहीं रहेगा। अब नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह होगा, तो फॉरेस्ट वगैरह जहाँ पर होगा तो ये तो हर कोई जानते ही है कि फॉरेस्ट ज़्यादा होगा तो कहाँ लोग क्यों रहेगा वहाँ पर। और जैसे कि आप अमेजन फॉरेस्ट का बात करो, कंगो बेसिन, वो वाला फॉरेस्ट एरिया है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है वो। बहुत सारा इसका बारे में ऐसे कहते कि वो फॉरेस्ट अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत सारा पेड़ वगैरह ऐसा होगा वहाँ पर कि जो आपको खा दे। बहुत ही मिस्ट्री से भरा हुआ है वो सब फॉरेस्ट, पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है वो फॉरेस्ट वगैरह। ठीक है, तो उसके बारे में अब रिसर्च वगैरह करना बहुत सारा अभी बाकी है, चल ही रहा है। तो अब ऐसा फॉरेस्ट वाला एरिया होगा, तो फॉरेस्ट वाला एरिया है तो वहाँ पर जनरली लोग कम रहते। हाँ, प्रेजेंट डे का बात करेंगे तो लोग जैसे कमीना तो कौन होता है, पहले ही बता दिए कि लोग तो बहुत बड़ा कमीना लोग होता है, ये बहुत कमीना चीज़। तो फॉरेस्ट को भी लोग डिफॉरेस्टेशन कर देते पूरी तरह से। तो आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। किंतु जो भी वो फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर ज़्यादा होगा ऐसे एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगा। ठीक है, और जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह कम होगा वैसा एरिया में लोग ज़्यादा रहता ही है। तो ऐसे तो बहुत सारा चीज़ें अभी आप लोगों ने फर्स्ट टेलीविज़न वार बोल करके सुनी है कि नहीं। तो नेपाम और क्या 30 बोल करके थे, ऐसे केमिकल्स वगैरह बहुत सारा यूज़ किए थे। तो ये आपका टॉपिक का बात नहीं है, टॉपिक से बाहर का चीज़ें। फर्स्ट टेलीविज़न वार जो वियतनाम में हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर यूएसए ने जो केमिकल्स वगैरह यूज़ किए थे कि फॉरेस्ट में वो केमिकल स्प्रेड कर दिए, तो फॉरेस्ट का जितना भी पत्ता वगैरह ऑटोमेटिक वो सेट हुआ था। ठीक है, ताकि वहाँ पर छुपा हुआ एनिमी को दिखाई दे, है ना। तो ऐसे तो चाहे तो लोग क्या नहीं कर सकता है, वो बहुत सारा फॉरेस्ट जो है उसको हम लोग डिफॉरेस्ट कर ही सकते हैं। किंतु बात यह है कि जहाँ फॉरेस्ट होगा वहाँ पर लोग कम ही रहेगा, बात तो इतना है। और क्या उसके बाद होता है सोयल। हाँ, सोयल जहाँ फर्टाइल होगा वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि सोयल जहाँ फर्टाइल होगा तो वहाँ खेती ज़्यादा होगा। तो खेती ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो खाने के लिए तो चाहिए ना, भूखा कौन रहता है, खाने के लिए तो चाहिए, पेट तो भरना होगा, है कि नहीं। पेट भरेंगे तो अपना सुबह में टॉयलेट जाएगा। तो यहाँ पर है कि आपका जहाँ सोइल फर्टाइल होगा तो वहाँ पर आपका पॉपुलेशन का डेंसिटी भी ज़्यादा रहता है। और इंडिया का केसेस में देखोगे तो मोस्ट फर्टाइल सोइल है ये आपका जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर का डेपोजिशनल वर्क के कारण बना है। जैसे कि सुंदरबन एरिया का बात करो, और गंगा के कारण, गंगा एंड अदर रिवर्स के कारण ये सोयल डिपॉजिट होकर के जो मोस्ट फर्टाइल सोयल एरिया है आपका बिहार, यूपी, ये सारा एरिया जो होता है, बंगाल, तो ये तो मोस्ट फर्टाइल एरिया है, तो इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी है ही ज़्यादा, है ना। दैट इज सोयल्स का जहाँ का फर्टाइल होगा वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा रहेगा। जहाँ सोयल ही फर्टाइल नहीं होगा तो वहाँ पर
थोड़ी ना कोई आपका क्रॉप्स वगैरह का ग्रो होगा। तो क्रॉप्स ही ग्रो नहीं होगा तो वो एरिया जनरली लेस पॉपुलेटेड रहता है। हाँ, अभी का टाइम में है कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अभी टेक्निकली अपडेटेड करेंगे, बहुत सारा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किंतु इंडिया जैसे कंट्री में तो ज़्यादातर लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, तो जहाँ फर्टाइल सोयल लगा वहीं पर लोग रहेगा, है ना। ऐसे तो राजस्थान का जो बहुत सारा डेजर्ट एरिया में भी आपको एक बता दूं कि राजस्थान का बहुत सारा डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट डे में तो बहुत सारा खेती वगैरह करने लगे है। ऐसे तो यह टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होते चलेगा तो ये तो बहुत सारा इम्पॉसिबिलिटी को भी लोग पॉसिबिलिटी तो कर ही देते, ठीक है ना। तो जो भी हो, जहाँ सोयल फर्टाइल होगा वहाँ लोग ज़्यादा होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा। जहाँ पर आपका सोयल फर्टाइल नहीं होगा, जैसे कि डेजर्ट सोयल होगा, माउंटेन सोयल होगा, लेटराइट सोयल होगा, ये एग्रीकल्चरली ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो ऐसा एरिया में पॉपुलेशन का डेंसिटी भी कम रहता है। तो जितना भी अगर आप हिस्ट्री फोल्ड करके देखेंगे, तो अगर आपको हिस्टोरियन बनना है, ठीक है, हिस्ट्री फोल्ड करके देखोगे, जितना भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदारो से लेकर के आपका बहुत सारा आपका यूरोपियन सिविलाइजेशन को भी देखोगे, तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस वगैरह जो है वो सभी डेवलप हुआ था रिवर वैली में ही, जहाँ रिवर था उसका सराउंडिंग में ही एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि रिवर जहाँ होगा वहाँ नंबर 1 तो वाटर भी है, रिवर जहाँ होगा वहाँ फर्टाइल सोयल है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर एंशिएंट सिविलाइजेशन भी रिवर वैली का सराउंडिंग में ही डेवलप हुआ था। तो ये यही साबित करता है, तो जहाँ सोयल फर्टाइल होगा वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आपका ठीक है सोयल है ना। चलो, हाँ देखो, जैसे कि इजिप्ट का बात करते, जो गिफ्ट ऑफ नाइल बोल करके कभी आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो वहाँ पर जो नाइल रिवर जो है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर भी वो, तो नाइल रिवर जो है वो इसी के कारण वहाँ का जो सोयल जो है फर्टाइल है, और वहाँ पर जो प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो वो एरिया जो है आपका डेंसली पॉपुलेटेड भी है, और इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया जो है वो सभी एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और चाइना का ह्वांगहो रिवर जो है वो एरिया में डेंसली पॉपुलेटेड है। वर्ल्ड का किसी भी एरिया को आप उठा करके देखो ना, जहाँ रिवर होगा उसका सराउंडिंग एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड रहता है, क्योंकि उस एरिया में ज़्यादातर क्या रहता है कि फर्टाइल सोयल रहता है, ठीक है। इसी तरह से मिनरल्स रिसोर्स, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होगा वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो लोग तो है ही ऐसा, ठीक है ना, जहाँ पर फ्री में भोज मिल रहा है तो वहाँ पर टपक जाते हैं, है ना। टपकते हो कि नहीं? आप लोग तो नहीं टपकते होंगे, अभी का लोग तो नहीं टपकते, पहले टपकता था ना। जो भी हो, तो मिनरल्स जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर तो जहाँ मिनरल्स ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा रहता ही है। जैसे कि मिडल ईस्ट का बात करो, ठीक है, तो वहाँ पर ऑयल रिजर्व्स वगैरह है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इंडिया से तो बहुत सारे लोग जाता है, दुबई, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये सब में इंडिया से कितना लोग जाते हैं, एवरी ईयर पासपोर्ट बनाते हैं, वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में डायमंड का माइन है। तो इस तरह से जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा, मिनरल्स ज़्यादा होगा, तो वो तो एक अट्रैक्शन का मेन सेंटर बनते हैं, वहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हो सकता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो उस एरिया में बढ़ना ही है। और उसके बाद लास्ट है वाटर रिसोर्स, जहाँ पर वाटर जो सफिशेंट होंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर सफिशेंट होंगे, तो जीने के लिए तो पानी तो चाहिए। तो जहाँ पर वाटर सफिशेंट होगा तो पीने के लिए भी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, तो सफिशेंट वाटर जहाँ होगा वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा। जहाँ पर आपका वाटर का स्कैरसिटी होंगे तो उस एरिया में जो होगा पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होगा, है ना। तो यही तो सारा चीज़ है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल।